हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपका परीक्षा जो होने वाला है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने अभी तक सीटेट के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं, चाहे वो पेडागोगी हो, वो अवस्थाएं हो, सिद्धांत हो, या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लगभग सारे मेथड को देखा है। और इसी कड़ी में ये आज अंतिम वीडियो है। ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा भी परीक्षा का शेड्यूल रहता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि उर्दू में कैसे बहुत ही कम साधन से आप कैसे उर्दू में 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। और यही टेक्निक मैंने लास्ट ईयर भी अपनाया था। उर्दू हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है उसकी भाषा को समझना। क्योंकि जो हम बोलचाल की भाषा करते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। आपको वहाँ पे सटीक, जो जैसे हिंदी में वो अधिगम अर्जन पूछते हैं, उसी तरीके से उर्दू में आमोजिश पूछते हैं, इख्तराई हकीकत जांच, इस तरीके के वो शब्दों का प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपको उसकी जो अर्थ है उसको समझना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो मेरा भी लास्ट ईयर उर्दू के विषय में यही हाल था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने 10 ईयर के प्रश्नों को देखा या इस वर्ष इंग्लिश के लैंग्वेज को देखा, तो उसमें एक चीज़ जो है वो है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको जो प्रश्न पूछ रहा है अगर उसका कीवर्ड का वही अर्जन अधिगम जो भी हो, आमोजिश, तो ये आपको पता होना चाहिए। या मल्टीलिंगुअलिज्म इंग्लिश में है या इक्विजिशंस है, प्रोग्रेसिव है, तो आपको सिर्फ इन वर्ड का मतलब भी पता है हिंदी में, तो आप इजीली प्रश्न को हल कर सकते हो। तो मैं प्रयास करूँगा कि इस वीडियो को करने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं और आप जहाँ पे अन्य जो लोग हैं जो बहुत अच्छी तैयारी किए हैं उनसे आप पिछड़ रहे हो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और चलिए तो शुरू करते बिना देरी किए हुए। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उसमें पहला वो जो वर्ड है वो है आमोजिश। आपने देखा होगा जब प्रश्नों को हल किया है, तो बताइए आमोजिश से क्या है, आमोजिश सिखाने के लिए उस्ताद की क्या भूमिका है। इस तरीके के प्रश्न अक्सर आप देखेंगे कि 2-3 उर्दू में रहते ही हैं। तो आपको आमोजिश अगर अच्छे से पता नहीं है, आप नहीं जानते हो कि आमोजिश का क्या अर्थ है, इसका क्या पढ़ाया है, तो आप बेसिकली अधिगम तो जानते हो। तो आपको पता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो किस प्रकार से बच्चा सीखता है, कैसे ये जीवन में हर अवस्थाओं में चेंजेस होता है, कैसे वो जब शुरुआती फेस में रहता है शैशवावस्था में, तो वहाँ कैसे वो माँ बाप की क्रियाओं द्वारा सीखता है। फिर जैसे वो बाल अवस्था में जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ें धीरे धीरे स्कूल के माध्यम से कुछ ग्रहण करता है। युवा अवस्था में वो जहाँ जाता है उसके अपने वातावरण में जो क्रियाएं होती है उससे सीखता है। तो आप देखते हो कि कैसे एक सतत प्रक्रिया है जो हर पड़ाव में, हर उम्र की अवधि में, हर जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में जो सीखता है उसी को अधिगम कहते हैं। तो एक हम इसमें प्रश्न देखते हैं कि आमोजिश ये इम्पोर्टेंट है, तो हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक सेट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इन वर्ड को किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो पहले हम लोग एक एक करके हिंदी में इसे समझ लेते हैं और लास्ट में देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं और आपने जो अभी तक गलतियाँ की हैं तो वो कहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई हैं। तो बेसिक सा इसका अर्थ यही है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो है तहसील और इक्ताब यानी अर्जन। तहसील यहाँ पे तहसील इसका उर्दू वर्ड दिखा रहा है, अर्जन दिखा रहा था। अ, तो अर्जन होना चाहिए। अगर तहसील के जगह इक्ताब भी हो तो उसका भी अर्थ होता है अर्जन। तो अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। कोई चीज़, आप जो चीज़ पा लेते हो, जैसे भाषा अर्जन यानी भाषा सीख रहे हो। जैसे क्रिकेट अर्जन यानी क्रिकेट सीख रहे हो। सॉरी सॉरी, नहीं, ये वो अधिगम हो जाएगा। अर्जन मतलब अर्जित करना होता है, यानी जो आप विभिन्न माध्यमों से विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से पाते हो, अर्जित करते हो, जो एक परिणाम स्वरूप आपके जीवन पद्धति में बदलाव लाता है।
तो वो बेसिक अर्जन है। उर्दू में इसके ज़्यादातर जो आंसर दिए वो है कि मादरी ज़बान, फितरी तौर पे, घर पे। मादरी ज़ुबान मतलब जैसे मातृभाषा, जो आपके लोकल लैंग्वेज है, जैसे आपके भोजपुरी हो गए, आप मैथिली हो गए, तो आप जैसे मादरी ज़ुबान में अर्जन कर रहे हैं, इक्ताब कर रहे हैं। तो इससे इससे क्या होगा, प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि बच्चों को, जैसे हिंदी में पूछते हैं कि बच्चों को अ, अच्छे वातावरण या शिक्षा को प्रगतिशील बनाने के लिए किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो वो होता क्या है कि मातृत्व भाषा में। तो ये मादरी ज़बान कहते हैं मातृत्व भाषा को। फितरी तौर पे यानी उसके जो सीखने की क्रिया है, वो जिस भाषा में सीखना चाहता है, जिस भाषा में इक्ताब करना चाहता है, अर्जन करना चाहता है, उसे बढ़ावा देना है। घर पर यानी ज़्यादातर जो घर पे जो क्रियाएं होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उन क्रियाओं को अर्जित करता है और वो आने वाले जीवन के काल में उसे वो परिभाषित करता है और उन कृतियों के माध्यम से अपनी पहचान एक समाज में बनाता है और उसे आगे कहीं ना कहीं इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से कृत्य करने का अवसर मिलता है, एक्शन करने का। ठीक है, तो आप बेसिक सा अर्थ याद रखेंगे कि इक्ताब का मतलब होता है अर्जन। अर्जन वो किस प्रकार से करेगा, तो उसे मादरी ज़ुबान में प्रोत्साहित देना है, उसे फितरी तौर पे यानी उसके जो खुद के द्वारा जो क्रियाएं करने की इच्छा होती है उसे प्रोत्साहन देना है। और घर पर यानी जो घर पर जो उसके होते हैं उसे वो किस प्रकार से पाता है, उसे भी एक इक्ताब या अर्जन कहते हैं। तो आप सिर्फ मतलब अगर आप समझ रहे हो ना, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। अगला है आगमन विधि। आगमन विधि को उर्दू में वहाँ पे पूछेंगे कि इस्तक़राई तरीका, ये पूछते ही हैं इस्तक़राई या इस्तख़राजी तरीका, इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछते ही हैं। तो इस्तक़राई तरीका का आपको पता है कि मालूम से नामालूम की तरफ। जैसे आगमन विधि आपको मालूम है किसी टॉपिक, जैसे आपको पता है कि उर्दू की जो शुरुआत है वो भारत में मध्यकालीन से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। तो ये आपको पता है। अब इसे क्या है कि आपको पता है लेकिन आपने इस तरीके से बच्चों को संबोधित किया कि उसे मालूम नहीं है और आपने उसे सिखाने का प्रयास किया। आगमन विधि। ठीक है, तो ये इतना नहीं पूछते, बस वो पूछेंगे इस्तक़राई तरीका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मालूम से ना मालूम की तरफ, यानी उसे मालूम है लेकिन ना मालूम की तरफ जो विधि है, जो तरीका है, उसे इस्तक़राई तरीका कहते हैं। दूसरा पूछेंगे इस्तखराजी तरीका, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा फितरी तौर पे या मिसाल से कवायद, यानी पहले किसी सब्जेक्ट के बारे में मिसाल देना है, एग्जाम्पल देना है और फिर उस कवायद यानी उस मटेरियल या उस जो सब्जेक्ट को पढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए पहले अगर आपने किसी टॉपिक को उठाया हड़प्पा काल को, तो आपको पहले हड़प्पा काल के बारे में एग्जाम्पल देना है, उसकी विशेषता बताना है और फिर हड़प्पा काल के उद्गम, विरासत, नगरीकरण जो भी है प्रक्रिया, उसे समझाने का प्रयास करना है। तो इस्तक़राई तरीका में क्या आप याद रखेंगे कि मालूम से ना मालूम की तरफ। ठीक है, और ये ऑप्शन में आएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इतना भी याद है इस्तक़राई तरीका, आप उसे टिक लगा देंगे। इस्तख़राजी तरीका में मिसाल से कवायद, वो पूछेगा, इस्तख़राजी तरीका में पूछ भी सकता है कि मिसाल से कवायद भी पूछ सकता है डायरेक्टली, या दे देगा कि एक शिक्षक है, एक उस्ताद हैं, वो बच्चों को उर्दू के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, फिर वो उर्दू के विषयों को पढ़ाते हैं, यानी उसके जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूछेंगे तो आपको अगर बेसिक आइडिया कि पहले वो मिसाल दे रहे हैं वो ऑप्शन में समझ में आ जाएगा, फिर वो कवायद यानी उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। और इस्तक़राई तरीका में क्या हो कि पहले वो कवायद को पढ़ाएंगे और फिर मिसाल देंगे कि देखो बच्चों, अब हमने पढ़ लिया कि क्या है हिंदी क्या है, और फिर हिंदी के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हिंदी किस प्रकार से हमारी सामाजिक एकता को परिभाषित करती है, हमारी समावेशी जो विरासत है उसे उत्थान में मदद करती है। तो इस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो यही बेसिक्स आपको जानना होता है। ठीक है, अगला जो 5वां जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है तश्कीली जांच, तश्कील जांच या इब्तदाई तशखीस। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि रचनात्मक क्रियाएं
किन माध्यमों से बच्चे जो क्रियाएं करते उसमें रचनात्मकता लाएं कि वो विषय वस्तु के प्रति और आकर्षित हो, उन्हें कोई चीज़ें करने के लिए और ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े बल्कि वो खुद उसके तरफ आकर्षित हों। ठीक है, तो वो रचनात्मक आकलन होता है। तो इसका क्या होता है, उर्दू में जो क्वेश्चंस में आते हैं तो इसका बेसिक अर्थ है कि दौराने सबक जांच करना, यानी सबक यानी जो बच्चा पढ़ रहा है उस समय जो चीज़ें वो सीखता है पढ़ाई के दौरान, उस समय जांच करना कि क्या उसमें किसी तरीके की कमी रह गई है। एज अ उस्ताद या एज अ टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं उसे समझने में परेशानी आ रही है, उसे समझने में रचनात्मकता नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे रचनात्मक चीज़ें करेंगे। जैसे आपने क्या किया, डायग्राम बनाकर समझाया, आपने बोर्ड का मदद लिया, चार्ट का मदद लिया, तो ये सब रचनात्मक है। आपने क्या किया कि खेलों के माध्यम से उसे प्रोत्साहित किया। तो विभिन्न माध्यमों से रचनात्मकता उपलब्ध करना। ठीक है, आकलन का मतलब बेसिक होता है कि आंका जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेसिव क्या है, वो जो एजुकेशन जो प्राप्त कर रहा है उसमें उसकी कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रोसेस कितनी अच्छी चल रही है। आकलन का बेसिक सा अर्थ होता है आंकना। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है तकमीली जांच यानी योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब होता है, आप वर्ड देखो, योगात्मक यानी योग, वो किस प्रकार से योग है, किस प्रकार से उसे चीज़ें आती है। क्या वो 8वीं क्लास में योग है पढ़ने लायक, क्या वो 9वीं क्लास में जाने लायक योग है। आपने योग समझा होगा, क्या आप हिंदी के विषय संबंधित योग शिक्षक हो। तो ये क्या योगात्मक आकलन, मानी उसके योग के बारे में आकलन किया जाता है यानी आंका जाता है, तो उसे कहते हैं तकमीली जांच। किस प्रकार से वो योग्य है कि उसे कोई चीज़ें बताई जा रही है, वो किस प्रकार से योग्य है कि वो शिक्षक बनने के लायक है, वो किस प्रकार से योग्य है कि किसी क्रिकेट प्रशिक्षण में वो पास करने के काबिल है। ठीक है, तो जैसे इसमें है कि ग्रेड या मार्क्स हासिल करना, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि एग्ज़ाम में होता है कि ग्रेड या मार्क्स की, जैसे आपने डीएलएड का एग्ज़ाम दिया तो उसमें 2000 में किसी के 1500 आए, किसी के 1600 आए, किसी के 1700 आए। तो ये क्या हुआ कि आपको योग्यता का आकलन हो रहा है कि किसी ने 2000 में 1500 प्राप्त किए तो आपने 75% प्राप्त किया, यानी आपका 75% योग्य है, आप 75 प्राप्त करने के योग्य हैं। हो सकता है किसी को ए ग्रेड, किसी को बी ग्रेड, किसी के सी ग्रेड मिलता है। तो ये क्या हुई, आपको योग्यता जो है, आपकी जो योग्यता है उसके बारे में संदर्भित कर रहा है कि आप ए ग्रेड पाने के योग्य थे, आप बी ग्रेड पाने के योग्य थे, यानी आप बी ग्रेड के आपका तकमील था, ए ग्रेड का आपका तकमील था। तो इसी को कहते हैं तकमीली जांच यानी योगात्मक आकलन, कितना वो योग्य है। वो एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकते हैं, ग्रेड, मार्क्स, या उसके बाद जो क्लास में जो वो जो बनती है रैंकिंग, तो उसके हिसाब से अगर पूछेंगे तो आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है मुंतकी तौर पर सोचना, यानी तार्किक रूप से सोचना। तार्किकता का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी विषय वस्तु के बारे में आप सकारात्मक या नकारात्मक आधार पर प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी उसका अ, आकलन कर रहे हैं कि वो सही था कि गलत, या फिर आप किसी अन्य माध्यम जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो तार्किकता का अर्थ है कि तर्क के आधार पे, अगर आपने उर्दू के बारे में बताया तो आपको तर्क देना होगा कि उर्दू की विषय वस्तु इतनी अच्छी क्यों है, उर्दू को शायरी ज़बान में इतनी ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है। तो आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे कि उर्दू के ये शायर थे, इनकी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उर्दू के बारे में बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उर्दू का मिलन हिंदी में हुआ, तो ये हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कहीं एक जो विशेष धारा को एक साथ लाने में मदद करती है। तो आपने क्या किया कि तार्किकता दिया, वहाँ पे तर्क दिया, तब किसी के बारे में उसको जानकारी दी। एक और एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जैसे आया किसी का कॉलेज में 2000 में 1800 मार्क्स आए, ठीक है, तो 1800 मार्क्स आए तो ये तो इसको योग्यता के बारे में पता चल गया कि वो 1800 मार्क्स आए। लेकिन अब वहाँ पे होगा कि इंटरव्यू लिया जाएगा कि नहीं सच में आप 1800 के लायक थे या नहीं लायक थे। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जब पूछेंगे सवाल कि बताइए शिक्षण शास्त्र के क्या विशेषताएं हैं,
सामाजिक अध्ययन के क्या महत्व है, या वो पूछ सकते हैं कि हिंदी का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उसने क्या किया कि इसके बारे में तार्किकता लाया कि नहीं, ये देखो इस बच्चे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, तो वहाँ पे वो खुद को योग्य साबित करने के लिए यहाँ पे तर्कों का सहारा लिया जाए, और उस तर्क में अगर वो सफल हुआ तो वही तार्किकता का अर्थ होता है। यानी तर्कों के माध्यम से किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। आपके पास में एक विषय वस्तु के बारे में हर वो चीज़ की जानकारी है जो किसी को समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है खुद अतमादी। ठीक है, यानी आत्मविश्वासी। यानी आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके प्रति आप कितने विश्वासी हैं। जैसे आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो सीटेट की तैयारी आपने बहुत बेहतरीन की, विभिन्न माध्यमों से आपने इसका प्रिपरेशन किया, लेकिन क्या आपके अंदर ये विश्वास है, क्या आपका आत्मा ये कह रहा है कि मैं पास कर जाऊंगा। तो जिसके होंगे कि नहीं मैं करूंगा, अगर वो इनके विश्वास है तो क्या हो रहा है कि उनका आत्मविश्वास है, और वो आत्मविश्वास ही का अर्थ होता है आत्मविश्वासी। यानी खुद के आत्म यानी खुद पे विश्वास जिसको है उसे ही आत्मविश्वासी कहते हैं, यानी खुद एतमादाई। ठीक है, एतमादी। ठीक है, सॉरी। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो पूछते हैं वो है तफल मरकूज, यानी बाल केंद्रित विधि। वो पूछेंगे कि बताइए निम्न, जैसे हिंदी में उर्दू में पूछेंगे कि नीचे दिए गए हुए अल्फाजों में तफल मरकूज की क्या विशेषता है, आप समझ लो। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे सारे। तो वहाँ पे तफल मरकूज का मतलब होता है बाल केंद्रित। तो आपको पता है कि बाल केंद्रित यानी बाल, यानी जो बालक है, यानी जो स्टूडेंट है, उसको केंद्र में रखकर जो विधि, जो रूल, जो चीज़ें हम करते हैं उसे ही बाल केंद्रित कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है, आपको जैसे मैथ में ज्यामिति पढ़ाना है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि बाल जो है, बालक जो है, उसकी क्या एज है, वो किस वर्ग में है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि ज्यामिति को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि बालक को केंद्र में रखकर उसके योग्यता और उसके जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर रहे हो, तो उसे ही कहते हैं बाल केंद्रित विधि। अगला इम्पोर्टेंट है वो है शमूलियाई तालीम, यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी, आप वर्ड देखो, समावेशी यानी सभी को समान, सभी को समान। अब वर्ड का अगर आप मीनिंग समझ रहे हो ना तो आपको समझ में आ जाए। आपको शमूलियाई तालीम नहीं समझ तो समूह, समूह यानी समूह, आपको समझ में, समूह यानी वो कह रहा है कि एक से ज़्यादा, लियाई तालीम यानी एक से ज़्यादा के लिए तालीम। तो आपको सिर्फ वर्ड का खेल समझना है दोस्त, और कुछ इसमें है नहीं इस एग्जाम में। तो शमूलियाई यानी समूह के लिए शिक्षा, समूह के लिए तालीम, तो उसे समावेशी शिक्षा। जैसे आप किसी समाज में रह रहे हो तो वहाँ पे इस बात को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हो और जो आपके समाज के अन्य लोग हैं, क्या वो शिक्षा वो भी ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर नहीं ग्रहण कर पा रहे तो एक तो उसकी सामाजिक समस्या नहीं बल्कि उनकी खुद की स्वयं की आर्थिक समस्या हो सकती है, या आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब आप उस काबिल बन जाते हैं और तब जाके आप क्या करते हैं कि शमूलियाई तालीम करते हैं, यानी सभी को उस धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो यही समावेशी शिक्षा है। अगला इम्पोर्टेंट है वो है जाबती या जाबता एजेंसी, यानी औपचारिक एजेंसी। औपचारिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को औपचारिक पूर्ण यानी कर देना। ठीक है। औपचारिक जानते हो ना, यानी औपचारिकता यानी उसे एक औपचारिकता के रूप में करना। जैसे आपको क्रिकेट खेलने का मन है और आपने क्या किया कि खेला, और आपको खेलना था पूरे 20 ओवर, लेकिन आपने क्या किया, एक ओवर खेल के आप वापस चले। तो आपने क्या किया, औपचारिकता पूरा कर दी कि मैंने क्रिकेट खेला, भले 20 ओवर नहीं खेला लेकिन क्रिकेट खेला। तो वहाँ पे आप क्या करो कि औपचारिकता पूरा कर रहे हो सिर्फ, यानी सिर्फ दिखाने के लिए, यानी देखने के लिए आपने क्या किया कि अपनी उपस्थिति को वहाँ पे उपलब्ध करवाया। अगला है अनौपचारिक एजेंसी, यानी जो चीज़ें औपचारिक आपको करने की इच्छा नहीं हो रही तो उसके उल्टे हो जाएंगे औपचारिक के। इसका क्या है, गैर ज़ाब्ती या ज़ाब्ता एजेंसी,
गैर ज़ाब्ती या गैर ज़ाब्ता एजेंसी। अगला इम्पोर्टेंट है वो है तशख़ीसी जांच यानी नैदानिक परीक्षण। अब देखो नैदानिक, आपको नहीं समझ में आ रहा, नैदानिक, नीदान, नीदान, आपको पता है नीदान मतलब किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को सॉल्व करना, नीदान करना। तो नैदानिक परीक्षण, जैसे किसी बच्चा को परेशानी है साइंस समझने में, तो आपने क्या किया कि अब उसको समस्या उत्पन्न हो रही, तो आप क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप विभिन्न माध्यमों का सहारा लेंगे, जिसमें हो सकता है कि आप क्या करेंगे, साइंस के लिए पहले प्रैक्टिकल माध्यम उपयोग करेंगे। जैसे आपको कोई केमिकल रसायन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, विभिन्न फार्मूला को वहाँ पे इकट्ठा करके आप शो अप करेंगे, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं कि आपको अगर ह्यूमन बॉडी समझाना है कि स्केलेटन सिस्टम ये है, तो आप क्या करेंगे कि ह्यूमन का संरचना लेकर उसकी सारी विशेषताओं को बता रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे की जो समस्या है उसका निदान कर रहे हैं। तो यही निदान से नैदानिक परीक्षण बनता है, ठीक है। तो तशख़ीसी जांच आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे 13 वर्ड जो थे ये आपको पूछते हैं। और जो वर्ड है जैसे वो जो पूछते हैं अपोजिट वाला पूछते हैं, एक सेकेंड, जो जमा वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर के माध्यम से देखते हैं कि जो चीज़ें हमने सीखी उसे कैसे आप अप्लाई करते हो। तो ये है लैंग्वेज का उर्दू पेपर। तो पहला जो सेगमेंट होता है वो कंप्रीहेंशन का होता है। तो कंप्रीहेंशन में बेसिक आपको क्या करना है कि ईज़िली आपको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। जैसे इसका जो कंप्रीहेंशन है, तो आप क्या करेंगे कि पहले कुछ नहीं करना है, आप एक टाइमिंग बनाएंगे कि मुझे 4 मिनट 5 मिनट पूरे पारा को पढ़ने में लगेंगे। जैसे आपने पढ़ा मुश्ताक अली भी 19 साल ही के थे कि पहले बार उनको टेस्ट मैच खेलने के लिए चुन लिया गया। तो आप इस तरीके से पूरे कंप्रीहेंशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला काम आपको यही करना है कंप्रीहेंशन में कि आराम से आपको पढ़ना है बिना किसी हड़बड़ाहट से, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने पूरा एक बार कंप्रीहेंशन पढ़ लिया, फिर आपको सीधे चले जाना है प्रश्न पे। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो आपको प्रश्न में यहाँ पे देखना है कि मुश्ताक अली ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर 192 रन बनाए थे। तो आपको पता चल गया कि किस खिलाड़ी के साथ 192 रन बनाए थे। तो ठीक है, तो आप अब ऑप्शन अभी नहीं देखना है आपको, आप सीधे चले जाएंगे कंप्रीहेंशन में कि ये है कहाँ पे लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे कि आप जब पढ़ेंगे प्रश्न को, तो एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ पहले। तो आपको कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया, तो यहाँ आपको पता चल गया कि 192 रन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि जो 192 रन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला इसका। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके पहले वाला आप लाइन उठाएंगे, तो आप पढ़ेंगे उसके पहले वाला लाइन, इस टेस्ट मैच में मुश्ताक अली और वजी मर्चेंट मिलकर 192 रन बनाए। तो आपको मिल गया यहाँ पे वजी मर्चेंट के साथ मुश्ताक अली ने 192 रन बनाए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वजी मर्चेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है विजय हजारे, दूसरा है वजी मर्चेंट, फिर है बिशन सिंह बेदी, फिर है मंसूर पटौदी। तो आपको क्या मिल गया, वजी मर्चेंट। तो अब आप यहाँ पे वजी मर्चेंट टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ये सेम है रिपीटेड। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान से बाहर सबसे पहले टेस्ट सेंचुरी किस हिंदुस्तानी ने बनाई थी। तो आपको पता है कि किसने बनाई थी, मुश्ताक अली ने। तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सभी कंप्रीहेंशन को, अब जैसे इसमें अगला प्रश्न है, किसने लिखा था कि मुश्ताक अली जादूगर है, जादूगर बल्लेबाज है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता ना, तो आप फिर वही मेथड करेंगे कि आप जाएंगे सीधे कंप्रीहेंशन में चले आएंगे, और यहाँ पे आपको कंप्रीहेंशन में पढ़ना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने कहा कि मुश्ताक अली जादूगर बल्लेबाज है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आपको कुछ करना नहीं, बेसिकली उसमें खोजना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक अखबार ने कहा था इस बात को, तो इसका उत्तर एक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है। अब लफ्ज़ मुश्ताक का मुतज़ाऊ क्या है? तो मुतज़ाऊ तो पहला है अली, मर्चेंट, बेजार, उदासी। तो आपको पता है कि मुर्तज़ाद मतलब उसका उल्टा, ठीक है। तो मुश्ताक का उल्टा क्या हो जाएगा? मुश्ताक का उल्टा, मुश्ताक का मतलब होता है खिला खिला, ठीक है। तो मुश्ताक अगर खिला खिला है तो क्या हो जाएगा? बेजार उसका उल्टा, यानी जो मुस्कुरा रहा है वो उदास हो जाएगा। तो आप एक वर्ड इससे आता ही है, तो आप इससे क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे कि मुत्तज़ा, तो मुत्तज़ाद, तो मुत्तज़ाद का अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट। आप इसे रट जाएंगे क्योंकि इससे एक प्रश्न आता ही है हर साल। अगला प्रश्न भी वही है, आपको फिर से पारा पूरा पढ़ लेना है। इसको शॉर्ट वीडियो रखना है, इसलिए ये आप पैराग्राफ वाला चीज़ें आप कर लेंगे घर पे, ठीक है। तो ये पहला कम्प्रीहेंशन था। दूसरा कम्प्रीहेंशन यहाँ पे 100 ये सॉरी यही चीज़ रिपीटेड है, 128 तक था, हाँ। अब 129 से लेकर 135 तक फिर से कम्प्रीहेंशन है। तो फिर से आपको वही चीज़ें करनी है कि सिंपली आपको पूरा पैसेज इजीली आराम से पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर वही मेथड अपनाना है। पहले यहाँ पे पढ़ना है प्रश्न, अहमद ने किस जमात तक तालीम हासिल की है, ठीक है। तो आपने प्रश्न को पढ़ लिया, अब आप सिंपली क्या करेंगे कि इसमें चले जाएंगे और पढ़ेंगे कि कहाँ पे अहमद ने किस जमात तक पढ़ाई की है लिखा हुआ है। तो आप पढ़ लेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहमद ने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी। तो इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं एक एक चीज़ अंडरलाइन करके बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अभी समय आपके पास बहुत कम है, तो आप वीडियो को कम देखें और जो चीज़ें जानने वाली है उस उन्हीं चीज़ों को जानें। बेकार का टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको प्रैक्टिस करें, बाकी जो वीडियोज़ जो मैंने बताए हैं ग्रुप में उसे ज़रूर देखिए, बहुत काम आएंगे आपके। फिर से वही है, तो पारा आपको पढ़ना है 130 वाला क्वेश्चंस के लिए भी, 31 का भी वही है, 33 का भी वही है, अनवर ने अपनी डैश का सिलसिला जारी रखा, 34 का भी वही है। अब 35 का देख लीजिए, 35 में पूछ रहा है लफ्ज़ तजुर्बा का जमा क्या होगा। तो इसका जो होता है वो पूछता है पर्यायवाची। जमा का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची। तो पर्यायवाची का आपको पता है कि उसी का दूसरा मतलब। तो तजुर्बा का क्या होगा? तजुर्बात, ठीक है। तरजीबात नहीं होगा, तजुर्बात होगा। तजरियात भी नहीं होगा, अमलियात भी नहीं होगा, तजुर्बा का तजुर्बात। तो इससे भी एक प्रश्न हर साल आते हैं, तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी, एक जमा वाला और एक जो पहले मैंने बताया। तो ये 100 कितना तक हो गया? 129 से 35 तक हो गया। अब देखते हैं 136 से जो पेडागोगी वाला आता है सेक्शन। तो आपको क्या करना है पेडागोगी सेक्शन में? पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है कि जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्ज झील में से कौन असलाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। जबान माने जबान का मतलब जो भाषा है, उस्ताद की हैसियत से दर्ज झील मतलब जो नीचे जो जिया गया हुआ है उसके असलाह माने उसके सुझाव यानी उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जबान माने भाषा के सिखाने की यहाँ बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न पढ़ेंगे। पहले दिया हुआ है बोलते वक्त ही आमोज़गारी की इस्लाह होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है असलाह के काम को पूरे क्लास के सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोज़गार गलती को ना दोहराए। तो आपको पता है कि भाषा सिखाने के क्रम में गलती सही नहीं, बल्कि जो बच्चे की सीखने में ज़्यादा उपयोगी हो तो इसे शामिल करना है। तो इसे आप एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे, ये नहीं होगा। जहाँ भी आपको निगेटिव थॉट दिखे ना तो उसको आप कट कर देंगे कि ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना सोचे समझे। तीसरा ऑप्शन देखिए, वो पूछ रहा है कि आमोजिशगारी की गलती के इस्लाह के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तो ये भी गलत करना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस है उसे एलिमिनेट करना है। अगला देखते हैं, उस्ताद गलती का
क्या लिखा हुआ, तजर्बिया करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं और वह 12 पढ़ाकर आमोजगारों को हौसलों की मजीद वजाहत करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हौसले माने उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जो अच्छी ज़रूरत है वो हौसलों के, उसे जो क्रिया करते हैं उसमें प्रोत्साहन देना सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो आपने देखा कि बिना पढ़े हुए सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच के साथ कैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सेम ही है। अगला है समल लिसानियात यानी ऑडियो लिंग्वलिज्म, यानी जो ऑडियो के माध्यम से जो लिंग्वलिज्म जो सीखते हैं, ठीक है ना, भाषा को, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। का ज़्यादातर अनहसार डैश पर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे दिया वर्ड ऑडियो लिंग्वलिज्म। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑडियो के बारे में हो रहा है, यानी श्रव यानी सुनने की भाषा के जो सीखने की बात हो रही है उसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है बेसिकली। तो पहले आपको क्या करना है, डायरेक्टली पहले ऑप्शन पढ़ना है। पहला है असल ज़िंदगी के सियाक़तन ज़ुबान को लाना। अब देखो यहाँ पे ऑडियो की बात हो रही है, तो असल ज़िंदगी यानी वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से यहाँ पे क्या कांटेक्ट है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा है आदत डालने के लिए मश्क करना, यानी ऑडियो के माध्यम से मश्क करना, यानी उसे आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, हदफ ज़बान का इस्तेमाल और मादरी ज़ुबान से आगमाज बरतने। देखो मादरी ज़ुबान से अगर कोई आगमाज बरतेगा तो क्या वो कोई चीज़ें सीख पाएगा। मादरी ज़बान जो है, मातृत्व भाषा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करता है शिक्षा के प्रति, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है हदफ ज़बान से तर्जुमा करने, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आदत डालने के लिए मश्क करना, ऑडियो लिंग्वलिज्म के माध्यम से मश्क करना, ठीक है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे नहीं बने, ये कुछ मैंने पहले बोला कि आपको 20 से 25 तक ही कोशिश करना है। अगर वर्ड आपके अच्छे रहेंगे तो हो सकता है कि 28, 29, इवन 30 भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं जिसे समझना टफ होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। नहीं, पीछे जितने प्रश्न हैं वो सारे आपसे बनने चाहिए थे। 138 देख लेते हैं कि ज़ुबान की उस्ताद के तौर पे, यानी आप ज़ुबान जो भाषा है एक टीचर के तौर पे, हमें तलबा को यानी स्टूडेंट को लक़ब, अब देखो इसमें क्लियर लिखा भी नहीं हुआ, का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करना चाहिए। दर्ज झील में से कौन सा लगत के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के हवाले से सही नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी आप जो भाषा के टीचर हैं तो आप बेसिक सा मतलब जानो कि तलबा यानी स्टूडेंट को सिखाने के लिए कौन बेहतरीन इस्तेमाल नहीं है, इसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें कौन गलत है ये पूछ रहा है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या है ऑप्शन, बयान को मालूम करना। अगर बयान को मालूम करेंगे तो हम तो यानी जो वो बोल रहा है तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो उसकी क्या भावना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझा सकते हैं, तो ये तो सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, सियाक के लिए मौजू माने का इंतखाब। अगर मौजू यानी उसके विषय, माने मतलब उसके अर्थ को अगर हम बताते हैं तो वो उसे और अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, यानी जो अच्छा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, क्या लिखा हुआ, लफ्ज़ के ही का तरीका। और चौथा है हर नई लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। ये भी 138 सेम ही है। 139 देखते हैं हम लोग। 139 पूछ रहा है कि मस्तनद समात के सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है। मस्तनद समात, पहला है बावजह। मस्तनद समाज का हमने क्या देखा था, हिंदी एक
आई थिंक मस्तनद समात का मतलब होता है शायद ध्यान लगाकर, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहला है बावजह बुलंद करके पढ़ना। ठीक, दूसरा है कहानी सुनाना, तीसरा है रेडियो नशरियात और चौथा है गाना गाना। तो मस्तनद समात की सबसे बेहतरीन मिसाल, मैं एक सेकंड मस्तनद समात, मस्तनद का देख लेता हूँ क्या अर्थ है। मस्तनद का दिया हुआ है विश्वसनीय। तो इसका बेहतरीन मिसाल यानी अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? तो विश्वसनीय समात का यहाँ पे मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मान के चलते हैं कि ये प्रश्न नहीं बनेंगे। तो अभी तक हमें लगा कि दो प्रश्न जो है वो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसे इसका आंसर जो होगा वो होगा रेडियो नशरियात। अगला देखते हैं, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से हमें कवायद का डैश इल्म होना चाहिए। तो ज़बान या यह पूछ रहा है कि भाषा का टीचर होने के नाते हमें कवायद यानी जो विषय वस्तु है उसका इल्म होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी क्या ज़रूरत है वो पूछ रहे हैं। पहला है ज़मीनी और गैर ज़मीनी, यानी जो उसके स्थानीय जो है चीज़ें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए या गैर स्थानीय। दूसरा है वाज़ह यानी सही जानकारी। तीसरा है ज़मीनी और वाज़ह यानी सही और ज़मीनी। और चौथा है वसीय। तो आपको पता है कि ज़बान के उस्ताद के नाते आपको ज़मीनी के साथ साथ सही हकीकत यानी जिस भाषा में आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास जो उसके प्राकृत है यानी जो उसके प्राकृतिक नेचर जो है उस भाषा के बारे में, उस कवायद के बारे में अगर नहीं है तो आप भाषा नहीं पढ़ा सकते। तो इसका हो जाए ज़मीनी और गैर ज़मीनी से तो कोई अंतर नहीं है, ज़मीनी और वाज़ा यानी ज़मीनी के साथ साथ वाज़ा मतलब सही जानकारी होना चाहिए। तो 140 का 3 हो जाएगा, ये आपसे बनना चाहिए प्रश्न। अगला है तशखीसी जांच कामयाबी का मुनहसर होती है। तभी हमने क्या देखा था, तशखीरी जांच। तो हमने देखा था तशखीसी जांच का मतलब होता है नैदानिक जांच, यानी निदान करने के लिए सबसे बेहतर क्या है नीचे में। ठीक है, पहला है तदरीस आमोजिश के वक्त और कफ़ी पर। दूसरा है कवायद के वसूलों पर। तीसरा है तशखीसी तदरीस और मवाओं पर। चौथा है आमोजिश खलाक के सबब को निशानजह करने के लिए करने पर। ठीक है, तो तशकीकी मतलब निदान करना। ठीक है, तो निदान क्या होगा कि जो उसके बारे में जो उसको ज़रूरत है उसके विषय के बारे में इंफॉर्मेशन होना, तभी जाकर हम किसी चीज़ को निदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आमोजिश खलाक के सबब को निशानजह करने पर, यानी जो हम सिखा रहे हैं, जो आमोजिश मतलब अधिगम, जो सिखा रहे हैं उसे निशानजह मतलब उसे संदर्भित करें, तब जाकर हम उसके जो चीज़ें हैं उसका निदान कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें विषय वस्तु के बारे में जो वो उसे सीखना चाहता है तो बिना उसके जाने हम कैसे किसी चीज़ को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 140 क्या दिया हुआ कि एक बच्चा ज़बान की क्लास रूम में अपनी पहली ज़ुबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि यानी पहली क्लास में कोई बच्चा है जो सीखने के क्रम में उसे परेशानी उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है वो पूछ रहा है। पहला, स्कूलों में अपनी ज़बान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, यानी जो सीखने की जो आमोजिश है, भाषा है, वो दिलचस्प यानी अच्छा नहीं है। दूसरा है घर की ज़ुबान के मुकाबले स्कूल की ज़ुबान ज़्यादा रिवायती होती है। तीसरा है बच्चे वह ज़ुबान जानता है और उसी ज़ुबान को सीखने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल में उनके लिए ज़ुबान का आमोजिश मुश्किल है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि बच्चा को जो परेशानी आता है, तो पहला तो होगा स्कूल में अपनी ज़ुबान का मुझे दिलचस्प नहीं है। देखो दिलचस्प बनाना स्टूडेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि ज़ुबान सीखने के दौरान क्या परेशानी आ रही, तो वो ये है कि घर की ज़ुबान के मुकाबले स्कूल के लिए ज़ुबान ज़्यादा रिवायती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है। कहानी अगर हम सुनाते हैं तो बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो अगला देख लेते हैं 143।
तो कहानी सुनाने से बच्चों को कैसे मदद मिले? सलीका से बैठने में। अब कहानी से सलीका से बैठने में यानी अच्छे से बैठने में कोई मतलब है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है क्लासरूम में तवज्जो मरकूज़ करने में। आपको पता है कि अगर हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है क्लास में उसे बनाए रखने के लिए। तीसरा है क्लासरूम में, हो गया तीसरा, क्लास के माहौल से लुत्फ अंदाज होने के लिए। चौथा है तहतील के फ़रोग में। ठीक है, अगला देखते हैं 144। वो है तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज झील में से कौन है। यानी पूछ रहा है जो बच्चा सीख रहा है उसके लिखने की जो जांच है उसके किस पर कौन सी महारत है उसकी जांच किस प्रकार से हो सकती है। पहला है दरसी किताब की सबक पर मिलने वाले सवालों को जवाब देना। दूसरा है अमला। तीसरा है अपनी तजुर्बात लिखना। चौथा है खुश खितबा का मुकाबला, ऐसे ही करके है। तो आपको पता है कि अगर किसी बच्चे की लिखने की जांच करनी है तो वो अपनी तर्जुबात यानी अपने बारे में लिखता है, अपने सोच के आधार पर लिखता है तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला है तालिबे इल्म की लिखने की महारत, यही है। अगला क्वेश्चन है पहले अलहदा तस्वीरी वजाहत से वसूलों को पेश करना और फिर मश्क के ज़रिए वसूलों को तरतीब और तजवीन करना। तो देखो हमने जो मेथड बताया ना उसी तरीके से, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं आपको जो बता दिया कि कैसे आपको क्वेश्चंस को हल करना है। तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाना। आप सबसे पहले इन वर्ड को अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये जितने भी वर्ड हैं अच्छे से इन वर्ड को याद कर लीजिए, जो मैंने बताया उसे समझ लीजिए। और फिर आप क्या कीजिए कि 2-3 साल पहले का प्रैक्टिस सेट बनाइए। उर्दू में मुझे उम्मीद है कि आराम से 20 प्लस करेंगे सिर्फ इन विधियों को फॉलो करके। ठीक है, ज़्यादा उर्दू में मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं, आराम से आप 25 के आसपास स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।